बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 5 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर फ्लो देख लो। क्या डिस्कस करना है? कंजर्वेशन लॉज डिस्कस करने हैं और सिमेट्रीज ऑफ नेचर, है ना, और क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया, जितना आपके सिलेबस के अनुसार पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो, ये तो आप जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले भी पढ़ रखा है। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो है ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब हम देखते हैं। इसमें काफ़ी कुछ जानते हो आप। देखो, आप इतना ये एक स्टेटमेंट रटा रटा ऐसा है आपका कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब आप जानते हो। ओके, ऐसे ही देखो बच्चों, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यहाँ पर हम किसी भी कंजर्वेटिव लॉ को दो तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, ये कंजर्वेशन है क्या? कंजर्वेशन वास्तव में प्रकृति माता का आशीर्वाद है, और प्रकृति माता का आशीर्वाद ये है कि आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो प्रकृति माता ने एनर्जी की बात रही, तो एनर्जी को आशीर्वाद दिया कि पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहने वाली, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती और कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो ये कंजर्वेशन एक तरह से ये आशीर्वाद है प्रकृति माता का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रकृति माता ने क्या आशीर्वाद दिया है? इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रकृति माता ने ये आशीर्वाद दिया है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल नेट चार्ज वो कांस्टेंट रहेंगे। इसी बात को ऐसे कह लो कि पूरे यूनिवर्स में नेट चार्ज कांस्टेंट रहेंगे। इसी बात को कह लो पूरे यूनिवर्स में जो नेट चार्ज हैं उसके लिए कि नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मैं आपको एक इसको लिखने का तरीका, आप चाहो तो बोल दो कि इन यूनिवर्स नेट चार्ज, टोटल नेट चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट, या ऐसा बोल दो, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल नेट चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बात आती है, ये आइसोलेटेड क्या होता है? तो आइसोलेटेड का मतलब है कि ये एक देखो, पहले समझ लो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम ये होता है कि अगर हम किसी भी मैटर को स्टडी में लेके आते हैं, मतलब किसी भी मैटर पर की जो स्टडी अगर हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर मान लो आपके पास में बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, सपोज ये बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, और अगर आप इन पेन्स पर ध्यान नहीं देते हो, आप इन पेन्स का स्टडी नहीं करते हो, तो ये पेन को हम लोग है ना सिस्टम नहीं कहेंगे, या पेन के ग्रुप को सिस्टम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक बच्चा इन पेन को ध्यान से देखता है और वो कहता है कि ये पेन की संख्या 1 2 3 4 5 है, ये कलर के पेन हैं, इस साइज़ के पेन हैं, तो ये जो पेन का ग्रुप है ना वो एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स है ना वो सिस्टम बन जाते हैं, जो मैटर है वो सिस्टम बन जाता है अगर उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट हो जाती है तो। ओके, तो मान लो कि ये मैटर है कोई, और मैटर का बाउंड्री वाल है, और बाउंड्री वाल कुछ ऐसा है कि न तो बाहर से कोई एनर्जी अंदर आ सकती है, ना अंदर की एनर्जी बाहर जा सकती है, न बाहर से कोई चार्ज अंदर आ सकता है, ना कोई नेट चार्ज बाहर जा सकता है, न बाहर से कोई अंदर फोर्स क्रिएट कर सकता है, या कोई ये जो अंदर के रहे हुए जितने भी जो टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, ये वॉल्यूम, जो भी चीज़ें हैं, तो इन वेरिएबल्स को कोई बदल नहीं सकता। वो पर्टिकुलर फिक्स हैं और बाहर से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अंदर के जितने भी इस सिस्टम के गुणधर्म हैं, लक्षण हैं, वो बाहर से प्रभावित नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बाउंड्री वाल है ना,
इस बाउंड्री वाल ने आइसोलेट कर दिया है इस सिस्टम को, कहाँ से, एनवायरनमेंट से, ठीक है, सराउंडिंग से। तो इस बाउंड्री वाल को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये तो इस ऐसी बाउंड्री वाल अगर जिस सिस्टम के पास होती है तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। बाकी आप केमिस्ट्री में तो इसको ढंग से पढ़ने वाले ही हैं। अच्छा, अब देखो मान लो कि हमारे पास में एक रूम है, कमरा है, और कमरे के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। चलो जी, ये मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम वाला एक रूम बना देता हूं मैं, ठीक है ना। चारों तरफ कुछ ऐसी बाउंड्री वाल्स हैं, ये एक रूम है, चारों तरफ कुछ ऐसी बाउंड्री वाल्स हैं जो कि बाहर से नेट चार्ज को अंदर नहीं जाने देगी और अंदर के नेट चार्ज को बाहर नहीं आने देगी। इसका मतलब ये हुआ कि रूम के अंदर जब हम, मान लो कि मैं और मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम दोनों, यहाँ पर टीचर भी है और यहाँ पर स्टूडेंट भी है, दो लोग बैठे हुए हैं। ये जो रूम की बाउंड्री वाल्स है ये बिल्कुल पैक हैं और कोई नेट चार्ज ना अंदर आएगा ना नेट चार्ज बाहर जाएगा। अब देखो बेटा, टीचर और स्टूडेंट ये फाइंड आउट करते हैं कि कमरे के अंदर जो टोटल चार्ज है, मान लो कि वो है, टोटल चार्ज का नाम रख देते हैं क्यू डैश। चलो, अब क्यू डैश कौन है, कमरे के अंदर का टोटल चार्ज। अब क्या हुआ, स्टूडेंट ने बोला कि सर जो चार्ज है ना वो तो कंजर्व होते हैं ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। टीचर ने बोला ठीक है बेटा। अब स्टूडेंट ने क्या किया, कंगा लिया, कॉम्ब लिया, और कॉम्ब लेकर के और उसने अपने बालों पर घिस दिया। चलो जी, ये बालों पर घिस दिया। तो हुआ ये कि कॉम्ब के ऊपर कुछ चार्जेस आ गए। सपोज जो यहाँ पर बना देता हूँ, कॉम्ब के ऊपर मान लो कि नेगेटिव चार्जेस आ गए और हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। तो जो ये कॉम्ब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं और बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। धन्यवाद। मेरे छोटे से प्यारे से सुपुत्र हैं, उनको फिजिक्स में बहुत बहुत इंटरेस्ट है और कोई भी ज्ञान की बात जो है उनमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जब बच्चों मैं आपसे बातें करता हूँ तो जो मेरे जो छोटे से लाडले सुपुत्र हैं उनका नाम कान्हा शर्मा है, तो वो बड़े प्रेम से सुनते हैं और वे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, तो कान्हा को धन्यवाद, थैंक यू बेटा। कान्हा आपको पूरा पूरा सहयोग करना चाहते हैं, वो सभी को सहयोग करते हैं, बहुत प्रेम भरा स्वभाव है उनका। अच्छा, तो हेयर्स जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। हेयर के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज आए हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज कॉम्ब के ऊपर आए हैं। अब बच्चे ने कहा कि देखिए सर, आचार्य जी देखिए, ये तो मैंने चार्ज को क्रिएट कर दिया, नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो गए, पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गए, वो भी इस बंद कमरे के अंदर। तो ये बात झूठी हो गई। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कांस्टेंट, है ना, चार्ज तो पैदा किए जा सकते हैं। तो मैंने बोला बच्चे को कि बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने चार्ज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं समझा है, नेट चार्ज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेट चार्ज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये बोलना आवश्यक है, नेट चार्ज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कॉम्ब से, कंगे से जितने भी जो बाल रगड़े हैं, कॉम्ब के ऊपर जितने नेगेटिव चार्ज आए उतने ही पॉजिटिव चार्ज तो बालों पर आए, और उतने ही पॉजिटिव चार्ज बालों पर आ जाने से टोटल इनका अगर टोटल चार्ज देखूं इन दोनों का मिला मुलू किए तो नेट चार्ज तो यहाँ पर जीरो हो गया ना। इन दोनों का मिला मुलू के तो नेट चार्ज जीरो हो गया। तो क्या आपने नेट चार्ज पैदा कर दिए? नहीं किए ना। ओके, तो कमरे के अंदर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज उतना ही है जितना हमने ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले पाया था, क्यू डैश के बराबर। ओके, अब देखो इसी तरीके से आप जो दूसरा नियम है उसको भी देख सकते हैं, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ देखो आप है ना क्या कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, इन यूनिवर्स टोटल, ठीक है, टोटल यहां पर लिख दो एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट।
ठीक है बच्चों, हाँ रुक जाओ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर फिल कर दो एनर्जी, यहाँ पर फिल कर दो एनर्जी। तो इन दो तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो, देखो मैं आपको ये कॉमन सेंटेंस बता दे रहा हूँ, तो जो आप कॉमन सेंटेंस है ये आप लिख लो, ठीक है। ओके, तो कॉमन सेंटेंस है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड। एनर्जी का फॉर्म बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब ये है जैसे कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी, मतलब पंखे की रोटेशनल एनर्जी में। अब पंखे की रोटेशनल एनर्जी कहाँ गई, गायब हो गई? नहीं, गायब नहीं हो गई है, वो एयर के पार्टिकल्स को मिल चुकी है। जो रोटेशनल एनर्जी थी पंखे की, वो एयर के पार्टिकल्स को मिल चुकी है, और वो अपने उस एनर्जी के साथ में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म हो गई है, फॉर्म चेंज हो गया है, ठीक है। तो जहां पर ये जो ब्लैंक है ना, वहां पर आपको क्या लिख देना है? एनर्जी। अब देखो मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, या मास एंड एनर्जी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस एनर्जी को काट के लिख देता हूं मास एंड एनर्जी। तो आपको ये लॉज कैसे पढ़ने हैं? देखो आपको लॉज ऐसे पढ़ने हैं, इन यूनिवर्स टोटल मास एंड एनर्जी इज कांस्टेंट, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल। अब ये मास एंड एनर्जी लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे जो ब्लैंक है, मास एंड एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों ये मेरे पुत्र कान्हा जी का छोटा सा प्यारा सा हाथ है, ओके, और उनका भी बहुत मन कर रहा था कि वो अपना प्यारा सा हाथ दिखाएं। अच्छा ठीक है जी। तो ये आप सभी जो दीदी और भैया हैं उनको अभिवादन करते हैं ना, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, TUM, ओके। हाँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको क्या बोलना है? तो आपको ये बोलना है कि आइसोलेटेड सिस्टम हो। यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम से यही मतलब है कि बाहर से कोई भी नेट फोर्स अफेक्ट ना करती हो। मतलब हमारे पास में एक सिस्टम है और उस सिस्टम में सपोज चलो ठीक है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले तो लीनियर मोमेंटम ठीक से समझना पड़ेगा आगे के चैप्टर्स में, और उसके बाद में वो कंजर्वेशन लॉ क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पर ये मामला कोई 5 मिनट का या 10 मिनट का मामला नहीं है, जब तक ये टॉपिक पूरा के पूरा नहीं आएगा आगे के सिलेबस में, अब बस आने ही वाला है, तब तक मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि उससे पहले वो समझना मुश्किल है, ठीक है। आप हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। तो बस आप यहाँ पर इतना ध्यान रखना, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दी सिस्टम, ठीक है। मैं आपको लिखवा देता हूं। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में नोट डाउन कर लो बच्चों, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है ना, वो कंजर्व होता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं एक्ट करना चाहिए सिस्टम पर, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम नाम दे देते हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम हमने नाम दिया है ना, इसी का तात्पर्य ये है कि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दी सिस्टम, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद में हम लोग
देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो लिखो ध्यान से, अगर मैं जल्दी बोल दूं तो वीडियो को पॉज कर लेना। यहां पर लिख भी दिया, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम। बाहर से कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। देखो बच्चों, ये जो नेट लगा रहे हैं अभी, आप फिलहाल है ना इन चीज़ों को एज इट इज़ ही ध्यान में रख लो, इन सेंटेंसेस को एज इट इज़ नोट कर लो। जितना आपको अभी समझ में आ गया है वो काफ़ी है, बहुत है। आगे के चैप्टर में एक एक शब्दों को पकड़ पकड़ के, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, जीरो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, की सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशन क्यों पुट करी है या हमने आइसोलेटेड सिस्टम क्यों बोला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर है ना, हमने क्या बोला, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट। यहाँ पर मैं अगर आइसोलेटेड सिस्टम बोल देता तो उसका मतलब ही यही हो जाता कि बाहर से कोई टॉर्क अफेक्ट, नेट टॉर्क अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो और ये आपको आगे के चैप्टर्स में डिटेल में मिलने ही वाले हैं। बस इतना ध्यान रख लेना कुछ समय के लिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रीज ऑफ नेचर। बच्चों आगे हम लोग देखने वाले हैं सिमेट्रीज ऑफ नेचर। नेचर की क्या क्या सिमेट्रीज हैं, किस तरीके से हैं। तो देखो सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे, जो ये सिमेट्री है उसका एक टाइप देख रहे हैं, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है, जो बच्चे अगर ठीक से हिंदी जानते हैं तो मैं उनको बता दूं, एक रूपता, समांगता, सदृश्यता, एक जैसा होना, सदृश्यता, ठीक है। ओके, अब इसको ऐसे समझ लो जो ठीक से हिंदी बच्चे नहीं जानते हैं। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब होता है स्पेस इज अलाइक एवरीवेयर। देखो बच्चों, आप यहां से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, आपको स्पेस एक जैसा ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि स्पेस अलग अलग तरीके का मिल रहा है या स्पेस की क्वालिटी कुछ हो रहा है, हर पर किलोमीटर स्पेस की क्वालिटी बदल रही है, ऐसा नहीं होता। आप इनफाइनाइट चले जाओ ना, स्पेस तो अलाइक ही है एवरीवेयर ना, आप जाते जाओ किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो ये जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है इसका मतलब होता है स्पेस इज अलाइक एवरीवेयर। और ये जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है ना, इसने किसको जन्म दिया, किसको सपोर्ट किया? तो लिखेंगे गिव्स राइज टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना। ओके, अब वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप ठीक से मैं आपको बताऊंगा तब आपको होमोजेनिटी ऑफ स्पेस भी और ज़्यादा ठीक से पता चलेगा। अब उसके बाद में सिमेट्री ऑफ नेचर में दूसरी सिमेट्री है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। देखो, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस का हिंदी में मतलब होता है दिशाओं में एक रूपता, दिशाओं में एक रूपता। देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मुंह करके कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी वही आने वाला है। इस डायरेक्शन में मुंह करके एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। इस डायरेक्शन में मुंह करके एक्सपेरिमेंट करोगे तब भी वही रिजल्ट आने वाला है ना। तो रिजल्ट का डायरेक्शन से तो कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। मान लो कि आप अपनी लेबोरेटरी ईस्ट में सेट कर लो जा करके,
तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, दिशाओं में तो एकरूपता होती ही है। इसी को कहते हैं आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। मतलब कि इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखो यूनिफॉर्म आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आगे लिखो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए, सबके लिए यही नियम लागू है। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन ऑल डायरेक्शन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो, अरे ऐसे समझ लो जैसे कि अगर ये पेन, इसका कलर क्या है, ऑरेंज, अब इसको आप पश्चिम दिशा में रख दो तो भी ऑरेंज कलर ही होगा ना। तो प्रॉपर्टी जो है वो देखने में कैसे लग रहा है, ऑरेंज लग रहा है, तो प्रॉपर्टी तो वही रहेगी। लेंथ मान लो कि इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसको ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, 10 सेंटीमीटर ही लेंथ रहने वाली है। तो जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना, वो दिशाओं के चेंज होने से नहीं बदल जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दिशाओं की एकरूपता, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। और ये जो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस है ना, इट गिव्स राइज टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं समझाने जा रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो तो आप ढंग से समझने वाले हो आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। हाँ, आपके लिए बस उतना ही जानना काफ़ी है जितना आपने जाना हुआ है। आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वही अभी फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है ना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं भविष्य में। हम पूरा जो 11th 12th में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर आपने ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो बताया ही नहीं है। अरे बताएंगे ना, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे चलने दो, ठीक है। ओके, अब देखो अगला है होमोजेनिटी ऑफ टाइम, होमोजेनिटी ऑफ टाइम। चलो मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, स्पेलिंग आप देख लेना। होमोजेनिटी ऑफ टाइम, देखो बच्चों, वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज आइडेंटिकल टू एनी ड्यूरेशन ऑफ अदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई प्रैक्टिकल करते हो और 1 घंटे का प्रैक्टिकल करते हो, आज की डेट में अगर आप 1 घंटे का प्रैक्टिकल करते हो, रिजल्ट आपको मिला, ठीक है, उसके बाद में आप कल एक प्रैक्टिकल करते हो और आपने एक प्रैक्टिकल वही का वही आइडेंटिकल प्रैक्टिकल पिछली कल को कर लिया है, 1 घंटे का कोई प्रैक्टिकल है, ये तीनों प्रैक्टिकल आइडेंटिकल है, एक दूसरे बिल्कुल मैच करने वाले प्रैक्टिकल है, एक जैसे प्रैक्टिकल, ओके। उनका रिजल्ट आया है सपोज 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। तो बच्चों, ये जो 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है ना कल का, वो आज के 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन से अलग थोड़ी ना है। और आज का जो 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है वो कल होने वाले प्रैक्टिकल, सेम आइडेंटिकल प्रैक्टिकल के 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन से डिफरेंट थोड़ी ना है। तो इसको कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम। लिख लो, वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज आइडेंटिकल टू एनी अदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ, तो लिखो, वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज आइडेंटिकल टू एनी अदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। आज का 1 घंटा कल के 1 घंटे के बराबर ही होता है, ओके। 1 साल के बाद में जो 1 घंटा होगा वो भी आज के 1 घंटे के बराबर ही है। तो दिस गिव्स राइज टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, नोट करो। हाँ बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वार्क्स। ये क्वार्क्स क्या होते हैं? तो क्वार्क्स के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके सिलेबस में, जब आप बच्चों बड़े हो जाओगे तब आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो अभी आपके सिलेबस के अनुसार, पूरे 11th 12th के सिलेबस के अनुसार, बस आप इतना समझ लो कि जो ये क्वार्क्स होते हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये यूनिट्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
अभी तक तो हमको यही पता है ना कि जो पूरा के पूरा संसार है वो किससे बना है, तो मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे, एटम से, एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो बच्चों ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको अभी तक हम समझते आ रहे थे, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल भी किसी और चीज़ों के बने होते हैं। तो जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, तो ये क्वार्क्स के बने होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसका नाम क्वार्क्स है, विच आर कोल्ड क्वार्क्स। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको यहाँ पर आपके लिए बनाए हुए नोट्स का सैंपल भी दे रहा हूँ, और जो बच्चे अभी नोट्स लेके बैठे हुए हैं वो पेज नंबर 15 पर अभी हैं। अच्छा, हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है आपके लिए, आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप बाय एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर कॉल्ड क्वार्क्स। ठीक है, पोज करके लिख लो। अच्छा, अब ये जो क्वार्क्स है ना, ये बहुत टाइप के होते हैं, आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो ये क्वार्क्स हैं ये बहुत टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के? 6 टाइप के हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, सी चार्म क्वार्क, एस स्ट्रेंज क्वार्क, टी टॉप क्वार्क, बी बॉटम क्वार्क। और सभी क्वार्क के एंटी क्वार्क होते हैं, मतलब कि अप क्वार्क का एंटी क्वार्क एंटी अप, डाउन क्वार्क का एंटी क्वार्क एंटी डाउन। तो एंटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, ये बार लगा रखी है, आप ठीक से देख पा रहे हैं ना बच्चों? ओके, तो ये जो 6 टाइप के क्वार्क हैं, इन सभी 6 टाइप के क्वार्क का एंटी क्वार्क होता है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इनके पास में चार्जेस कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल C4 चार्म क्वार्क के पास 2/3 पॉजिटिव 2/3 E मतलब बेसिक चार्ज के बराबर का चार्ज होता है। ठीक है, आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो कुछ ऐसे पूछा जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, और इसको सोल्व कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। बस हाल फिलहाल आपको मैं एग्जांपल देके कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर जो प्रोटॉन बने हैं ना, वो एक डाउन क्वार्क और 2 अप क्वार्क से मिलके बने हैं। तो एक डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है, ढूंढ लो यहाँ से। डाउन क्वार्क का जो चार्ज है -1/3 E है, और अप क्वार्क का चार्ज कितना है +2/3 E, और दूसरे अप क्वार्क का चार्ज है +2/3। टोटल मिला के कितना हो गया 3/3, मतलब कि E पॉजिटिव E। पॉजिटिव E किसका चार्ज है, प्रोटॉन का। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का जो नेट चार्ज होता है 0 होता है। तो जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन क्वार्क से बना है, एक अप क्वार्क से बना है। जो अप क्वार्क है उसका चार्ज है पॉजिटिव 2/3 E, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पॉजिटिव 2/3 E, बता भी रखा है मैंने। और डाउन क्वार्क के चार्जेस होते हैं -1/3 E और -1/3 E, 2 डाउन क्वार्क है, टोटल मिला लो, नेट चार्ज 0। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रोटॉन बनता है तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को मिला करके, न्यूट्रॉन बनता है तो वो 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क को मिला करके। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों ये आपके लिए जो नोट्स बनाए उसका सैंपल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो मैं बोलता रहता हूँ ना चैप्टर नंबर, ये जो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो पेज नंबर ये खोल के बैठे, ये यहाँ पर पेज नंबर लिखा होता है, तो वो बच्चे इसकी बात कर रहे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब विराम चाहेंगे, तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो परिवार संपर्क करें, और आपको फ़ोन नहीं करना है, केवल और केवल मैसेज करना है। ठीक है, तो ये रहा नंबर, ये नंबर को मैंने 2-3 बार लिख दिया, मतलब ये अलग अलग नंबर नहीं है, देख लो ध्यान से। अच्छा जी, तो यहाँ पर फिर विराम लेते हैं और यहाँ पर कथा आज की पूरी करते हैं। सभी को नमस्ते, जय श्री राम। और यहाँ पर बच्चों चैप्टर भी हमारा पूरा होता है, जो अभी तक हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ पर हमने फिजिकल वर्ल्ड के टोटल 5 वीडियो बनाए हैं, चैप्टर पूरा होता है। और ये केवल इंट्रोडक्शन चैप्टर था, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि 11th और 12th में हम पढ़ने क्या वाले हैं, दैट्स ऑल। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पूरी नॉलेज नहीं दी जा रही है, आपको पूरी नॉलेज तो स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है आगे चैप्टर 2 से। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ओके, तो विराम चाहेंगे। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।